हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दास की क्लास। आज वर्कशीट नंबर 09 है और डेट है 22 अक्टूबर 2020। तो क्लास 8 की ये वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। तो हमारी आज की वर्कशीट, ये चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं चर। तो चर जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल या चर का मतलब है जिसका मान स्थिर नहीं होता है, ठीक है। ऐसी वैल्यू जिसका मान स्थिर नहीं है, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, उसको हम चर कहते हैं। और जब हमें वैल्यू पता नहीं होती है तो हम कुछ भी x, y, z जो है हम लेट कर लेते हैं कि ये इतने साल का है, तो हमें नहीं पता x साल का है, ठीक है। ये इसके बाद इतने रुपए हैं, नहीं पता तो y रुपीज़ हैं। तो इस तरीके से हम कुछ भी मान लेते हैं, इसको हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ अचर, इसको कहते हैं कांस्टेंट। ये बिल्कुल इसका उल्टा है। जिस चीज़ का मान हमें पता होता है उसको हम अचर कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 5। अब 5, अगर 5 रुपये हो या 5 बच्चे हो या 5 लोग हो, कोई भी चीज़, मतलब 5 फिक्स है जिसका मान सबको पता होता है, उसको हम अचर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा चीज़ जिसकी वैल्यू हमें पता हो, जिसका मान हमें पता होता है, जिसका मान स्थिर होता है, उसको हम अचर कहते हैं, ठीक है। 5 हो गया, 10 हो गया, 50 हो गया, कुछ भी इस तरह का उदाहरण हो सकता है, ठीक। तो अभी हमने चर और अचर देख लिया। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है रैखिक समीकरण। तो रैखिक का क्या मतलब है? रैखिक, इसको हम बोलते हैं लीनियर, कि जो भी हमारा सवाल होगा वो एक लाइन में होगा, ठीक है। लाइन में हुआ का मतलब ये है कि जो भी हम वेरिएबल यूज़ करेंगे, जैसे सपोज़ कीजिए मैंने x यूज़ किया या y यूज़ किया या कुछ भी इस तरह का यूज़ किया, उसके ऊपर यहाँ पे कोई डिग्री नहीं होगी, कोई पावर नहीं होगा, ठीक है। यानी कि उसकी जो डिग्री है या पावर है वो हमेशा एक होगी। उसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक बोलते हैं। अगर जैसे मान लीजिए, अगर मैंने x² लिख दिया तो यहाँ पर जो डिग्री है यानी कि पावर जो है वो 2 है, तो ये रैखिक नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ मैंने y लिखा या सिर्फ मैंने x लिखा या सिर्फ मैंने z लिखा, तो ये क्या है? ये सब रैखिक है, क्योंकि इन सब की जो पावर है वो सबकी पावर क्या है? 1 है, 1 है। तो जिसमें भी जो रैखिक होगा उसकी जो डिग्री होगी वो 1 होना चाहिए, तो उसी को हम रैखिक कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए। जो हमारा चर है वो, उसकी जो डिग्री है, उसकी जो घातांक है वो 1 होगी, ठीक। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है समीकरण। अब समीकरण क्या होता है? समीकरण, इसको बोलते हैं इक्वेशन। तो समीकरण के लिए जरूरी क्या है? बराबर का निशान। अगर किसी भी व्यंजक में या किसी भी एक्सप्रेशन में ये निशान, बराबर का निशान नहीं है, तो वो समीकरण नहीं कहलाएगा। और अगर उसमें बराबर का निशान है तो वो समीकरण का है। जैसे मैंने लिखा 2x + 3 = 5, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि इसके अंदर ये बराबर का निशान लगा हुआ है, इसलिए क्या है? ये समीकरण है। अगर मान लेते क्वेश्चन ऐसे लिखा होता है 2x + 3, ठीक है, तो ये समीकरण का उदाहरण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें बराबर का निशान नहीं लगा हुआ, ठीक। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म देखते हैं, गणितीय संक्रियाएं, ठीक। गणितीय संक्रियाएं, जिसे बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो इसमें बेसिकली हमें क्या पढ़ना है? जैसे प्लस
माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे क्या हैं इसके, ये हमारे गणितीय संक्रियाएं हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। तो जो अभी हमने पढ़ा चर, अचर, गणितीय संक्रियाएं, इन्हीं सब से मिलके रैखिक समीकरण बनता है और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कथन 1 देखिए, इसमें लिखा है सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक है। ठीक है, सरिता के पास अधिक है, कितने अधिक है? 10 अधिक है। और किससे अधिक है? अमीना से। तो अमीना के पास कितने होंगे? नहीं पता। तो मैंने माना अमीना के पास कंचे हैं कितने? x कंचे। हमने x कंचे माना कि अमीना के पास x कंचे हैं। ठीक है, और सरिता के पास से ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है? 10 है। तो सरिता के पास कितने हो जाएंगे? तो हमारे पास सरिता के पास हो जाएंगे जितने भी उसके कंचे थे उसमें 10 जोड़ देंगे, तो इतने कंचे होंगे किसके पास? सरिता के पास। ठीक, तो अब हमें पता लगे कि सरिता के पास x जमा 10 कंचे। अभी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हमें पता लग गया कि अमीना के पास जितने भी कंचे होंगे उससे हम 10 जोड़ देंगे तो हमें पता लग जाएगा सरिता के पास कंचे। तो x प्लस 10 कंचे किसके? सरिता के। तो सिर्फ अभी x प्लस 10 की फॉर्म में है, ये अभी एक व्यंजक के रूप में, ये अभी समीकरण के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कहीं पर भी बराबर के निशान का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक, अब हम कथन 2 का देखते हैं। कथन 2 में देखिए सरिता के पास कुल 20 कंचे। अब हमें पता लगे सरिता के पास कुल कितने? 20 है। तो हमने अभी भी निकाला था कि सरिता के पास जो है x प्लस 10 कंचे हैं, और x प्लस 10 का मतलब कितना है? कुल 20 कंचे, है ना। कुल कंचे कितने हैं? वो 20 है। यानी कि x प्लस 2 को जोड़ने पे कितना आएगा? कुल मिलाकर 20 आएगा। ठीक, तो इस तरीके से अब जो हमने लिखा है इसमें बराबर के निशान का प्रयोग हुआ है। ये बराबर निशान का हमने प्रयोग किया, तो अब ये क्या बन गया? अब ये एक समीकरण के रूप में लिखा गया है, समीकरण बन चुका है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें बराबर के निशान का प्रयोग हुआ है। और ये समीकरण कैसे मिलके बना है? सबसे पहले x क्या है? x एक चर है। ठीक, उसके बाद प्लस क्या है? ये हमारा गणितीय संक्रियाओं से है। फिर है 10, ये क्या है? ये अचर है। ये बराबर का निशान है, जिसकी वजह से क्या बना? ये समीकरण बना। ठीक, और 20 भी क्या है? ये भी एक अचर है। ठीक है, तो एक रैखिक समीकरण में इतने सारी चीज़ों का मिलके एक समीकरण बना है, इतनी सारी चीज़ों का प्रयोग हुआ है। उसमें चर का भी प्रयोग हुआ है, उसमें अचर का भी प्रयोग हुआ है, उसमें गणितीय संक्रिया का भी हुआ है, और इक्वल टू निशान यानी कि बराबर निशान का भी प्रयोग हुआ है, तभी वो समीकरण बना है। ठीक है, तो जैसे हमारी ये समीकरण है x जमा 10 बराबर 20, तो जो बराबर के उल्टे हाथ की तरफ जो लिखा हुआ है, जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको हम बोलते हैं LHS, यानी कि बायां पक्ष। ठीक है, LHS बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। और जो सीधे हाथ की तरफ लिखा है उसको बोलते हैं हम RHS, राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। ठीक है, तो इक्वल टू के उल्टे हाथ की तरफ हम LHS बोलते हैं और सीधे हाथ की तरफ हम RHS बोलते हैं, दायां पक्ष बोलते हैं। ठीक, तो ये हमने अभी बेसिक चीज़ें देखी है। अब हम कुछ सवाल को देखते हैं। एक बात और, कोई भी समीकरण जरूरी नहीं कि हर बार एक ही चर के प्रयोग से बने। जैसे यहाँ पे x का प्रयोग हुआ है, ज़रूरी नहीं कि हर समीकरण में x का ही यूज़ हो, x या y का ही यूज़ हो, या फिर किसी एक का ही हो। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा x जमा y बराबर 5। अब ये भी एक समीकरण है, रैखिक समीकरण है, क्योंकि किसी की भी पावर जो है एक से ज़्यादा नहीं है, और इक्वल टू यूज़ हुआ है इसलिए समीकरण भी है। और लेकिन कौन कौन से इसमें चर यूज़ हुए? एक तो x यूज़ हुआ है और दूसरा y यूज़ हुआ है। इसमें दो चरों का प्रयोग हुआ है। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है, यानी कि या तो x यूज़ होगा या फिर y यूज़ होगा, या कुछ भी एक चर जो है यूज़ हो सकता है। तो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों में से एक चर वाले रैखिक समीकरण छांटिए
तथा समीकरण की क्रम संख्या पर गोला लगाइए। तो इसमें से कौन कौन से रैखिक समीकरण है ये छांटना है और एक चर वाला रैखिक समीकरण हमें पता लगाना है। तो देखिए पहला जो प्रश्न है इसमें लिखा है x + 3 = 5। तो इसमें इक्वल टू का निशान यूज़ हुआ है, इसलिए ये क्या है, ये एक रैखिक समीकरण है और क्योंकि पावर भी एक है। दूसरी चीज़, इसमें सिर्फ और सिर्फ x का ही प्रयोग हुआ है, इसलिए ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इस पर हम सर्कल कर लेते हैं, ये हमारा इस पर सर्कल कर लेते हैं, ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। दूसरा देखते हैं, ये भी एक रैखिक समीकरण है और इसमें सिर्फ y का ही प्रयोग हुआ है, अतः ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इस पर भी हम सर्कल कर लेते हैं। इसमें भी सिर्फ t का एक ही चर है, तो इस पर भी हम सर्कल कर लेते हैं, ये भी एक रैखिक समीकरण है। इसमें सिर्फ t का यूज़ हुआ है, इसके अलावा कोई दूसरा चर का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है, इसको भी हम सर्कल कर लेते हैं। नेक्स्ट है x + 4 = 21, इसमें भी एक ही का ही प्रयोग हुआ है। अब प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, इसमें y, x और z तीन चरों का प्रयोग हुआ है इस रैखिक समीकरण के अंदर, इसलिए एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक, अच्छा अगला प्रश्न देखते हैं, 2x + 4 = x। इसमें भी सिर्फ x का ही प्रयोग हुआ है, भले ही दोनों तरफ हुआ है लेकिन यूज़ सिर्फ और सिर्फ एक ही चर हुआ, वो है x। तो ये भी हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है और इसमें x, y, z ये भी तीन यूज़ हुआ है, तो ये नहीं है। ठीक है।